हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो बेटा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चारों ऑर्डर की इनेटनेस को स्टडी किया था। अब इस लेक्चर में हम लोग चारों ऑर्डर की जो एक्टिविटी है उसको स्टडी करेंगे। तो जब हम यूनिट्स को देखते हैं, इस नेचर में जितनी भी यूनिट्स हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हर यूनिट अपने आप में क्रिया है, हर यूनिट अपने आप में एक एक्टिविटी है। इस बात को कहने का अर्थ क्या है? तो इस बात को कहने का अर्थ है कि अगर किसी यूनिट को समझना है, अगर किसी यूनिट की रियलिटी को देखना है, तो उस यूनिट में जो क्रियाएं हो रही हैं उनको देखना पड़ेगा। क्रियाओं के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा ही हम उस यूनिट की रियलिटी को समझ सकते हैं। तो हर यूनिट अपने आप में क्रिया है। इसलिए इस संसार में जितनी भी यूनिट्स हैं, इस अस्तित्व में जितनी भी यूनिट्स हैं, वो सभी क्रियाशील हैं, वो सभी एक्टिव हैं। हर यूनिट में अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। आप अपने आसपास देखो, जितनी भी यूनिट्स हैं, चाहे वो मूविंग हो अर्थात मोटाइल हो, या नॉन मूविंग हो, कह सकते हैं कि स्टेशनरी हो, सब में कोई ना कोई क्रियाएं हो ही रही हैं। अभी तो हम ये समझते हैं कि कोई चीज मूव कर रही है, जिसमें कुछ घटना बढ़ना लग रहा है कि वही चीज एक्टिव है ना? तो ऐसा नहीं है। जो चीज मूविंग है वो तो एक्टिव है ही, जो चीज स्टेशनरी है, जो ठहरी हुई है, एक जगह रखी हुई है या पड़ी हुई है, वो भी एक्टिव है। क्योंकि कोई भी यूनिट जिस फंडामेंटल पार्टिकल्स या एटम्स से बनी हुई है, वो एटम्स एक्टिव हैं, वो एटम्स क्रियाशील हैं। और एटम्स जो हैं एक्टिव हैं, इसलिए एटम्स जो हैं दूसरे एटम के साथ वो इंटरेक्शन कर ही रहे हैं। और इसी आधार पर जो है जितनी भी मैटेरियल यूनिट्स हैं, उनमें आप ध्यान से देखें तो फिर कंपोजिशन, डीकंपोजिशन, है ना, ये देखने को मिलता है। ये कंपोजिशन डीकंपोजिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि एटम्स एक्टिव हैं, और एटम भी अपने आप में यूनिट है। तो इस अस्तित्व में जितनी भी यूनिट्स हैं, सब अपने आप में एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं, फिर चाहे वो मूविंग हो या फिर स्टेशनरी हो। जैसे आप दीवार को देखते हैं, है ना, तो दीवार भी क्या है? दीवार वैसे स्टेशनरी दिखती है, लेकिन दीवार के मॉलिक्यूल्स भी जो है एक्टिव हैं। जो घर में कुर्सी रखी हुई है, लकड़ी की कुर्सी है, वो भी अपने आप में एक्टिव है। वैसे तो रखी हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन कुर्सी जिन एटम्स से मिलकर बनी हुई है ना, या कुर्सी की लकड़ी जिन एटम्स से मिलकर बनी हुई है, वो एटम्स क्या हैं? क्रियाशील हैं, एक्टिव हैं। और कुर्सी के जो एटम्स हैं, वो लगातार सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन कर रही है। इसलिए एक समय के बाद देखो आप, तो जब उस कुर्सी पर मॉइस्चर का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, सनलाइट पड़ती है तो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो कुर्सी में आप ध्यान से देखो तो एक समय के बाद लकड़ी डिके होना शुरू हो जाती है। अगर लकड़ी डिके हो रही है ना, तो इसका मतलब कुर्सी अब जो है अपने आप में एक्टिव है। वो लगातार जो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन उसमें हो रहा है और वो एक्टिव है। ये इस बात को इंडिकेट करता है। ऐसे ही आप प्लांट्स को देखो, तो प्लांट्स में कितनी एक्टिविटीज हो रही है? रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है ना। इसके अलावा कंपोजिशन है, डीकंपोजिशन है। एनिमल की बॉडी में देखो तो कितनी एक्टिविटीज हो रही है ना, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। ऐसी ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारी रिएक्शंस या बहुत सारी एक्टिविटीज हो ही रही हैं। तो कह सकते हैं कि इस अस्तित्व में जितनी भी इकाइयां हैं, अपने आप में सब एक्टिव है, क्रियाशील है। तो आज हम हर यूनिट की इन्हीं एक्टिविटीज की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं मैटेरियल ऑर्डर की एक्टिविटी। तो अगर मैटेरियल ऑर्डर को, पदार्थ अवस्था को हम ध्यान से समझें, तो पदार्थ अवस्था में जितनी भी इकाइयां हैं, है ना, वो सब एक्टिव हैं। ठीक है। और एक्टिव क्यों है? क्योंकि पदार्थ अवस्था की जितनी भी इकाइयां हैं, वो जिन एटम्स से मिलकर बनी हुई हैं, वो एटम्स एक्टिव हैं, एटम्स क्रियाशील हैं। एटम भी अपने आप में एक यूनिट है जो कि एक्टिव है। फिर एटम के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनता है, और मॉलिक्यूल के फिर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो कोई बड़ा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में बने या लिक्विड फॉर्म में बने। इसलिए एटम्स के मिलने से जो भी कुछ नया बन रहा है, जो भी कोई नई चीज कंपोज हो रही है, वो भी अपने आप में क्या है? एक्टिव है, क्रियाशील है। तो जो मटेरियल ऑर्डर की यूनिट्स हैं, वो अपने आप में एक्टिव हैं। ठीक है। और उस एक्टिविटी को हम जो है फॉर्मेशन डीफॉर्मेशन के रूप में देख सकते हैं, या कह सकते हैं कंपोजिशन डीकंपोजिशन के रूप में देख सकते हैं कि पदार्थ में कंपोजिशन डीकंपोजिशन हो ही रहा है।
तो जो कंपोजिशन डिकम्पोजिशन पदार्थ में हो रहा है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि पदार्थ जो है अपने आप में एक्टिव है, और इसी एक्टिविटी की वजह से पदार्थ में फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन भी चलता रहता है कि कभी पदार्थ एक फॉर्म में है तो कभी दूसरे फॉर्म में है, और फिर जो फॉर्म बनी फिर ये डिकम्पोज हो गई तो फिर कोई तीसरी फॉर्म अपेयर हुई। तो इस तरीके से पदार्थ के अंदर फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन चलता रहता है। तो फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन का जो आधार है वो कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन ही है। इसलिए हम फॉर्मेशन को कंपोजिशन के इक्विवेलेंट कहते हैं और डिफॉर्मेशन को डिकम्पोजिशन के इक्विवेलेंट कहते हैं। तो ये पदार्थ जो मटेरियल ऑर्डर है और उसकी यूनिट्स हैं उनमें होने वाली एक्टिविटी है कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन, या कह सकते हैं फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्राणिक ऑर्डर को। तो प्राणिक ऑर्डर में हमेशा ध्यान रखना, प्राणिक ऑर्डर में एक तो प्लांट्स आते हैं, इसके अलावा एनिमल की बॉडी आती है, इसके अलावा ह्यूमन की बॉडी आती है। तो हम पहले प्लांट को देख लेते हैं। तो प्राणिक ऑर्डर में सबसे पहले हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं या प्लांट ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, तो जब प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स में क्या हो रहा है, प्लांट्स की बॉडी में कंपोजिशन डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि चाहे वो प्लांट बॉडी हो, चाहे एनिमल बॉडी हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, हम सब जो है हमारा जो ओरिजिन हुआ है वो पदार्थ अवस्था से हुआ है ना। तो प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो या ह्यूमन बॉडी हो, ये पदार्थ का ही रूपांतरण है। तो चूंकि हम पदार्थ से बने हैं इसलिए प्लांट बॉडी में कंपोजिशन डिकम्पोजिशन हो ही रहा है, और इस कंपोजिशन डिकम्पोजिशन की वजह से जो है प्लांट में नई नई तरीके की चीजें फॉर्म होती हैं, और जो चीज फॉर्म होती है वो डिकम्पोज होती है, डिफॉर्म भी होती है। तो कंपोजिशन की वजह से प्लांट्स में फॉर्मेशन होता है नई चीजों का, और डिकम्पोजिशन की वजह से प्लांट्स में डिफॉर्मेशन होता है। इसके अलावा प्लांट्स में एक चीज और हो रही है, क्योंकि प्लांट जो है वो प्राणिक ऑर्डर को इंडिकेट करते हैं, और प्राणिक ऑर्डर की उत्पत्ति प्राण कोशिका से हुई है। प्राण कोशिका का मतलब ऐसी कोशिका जो रेस्पिरेशन कर रही है, ब्रीदिंग कर रही है, या पल्सेटिंग कोशिका है ना। तो जब भी ब्रीदिंग होगा या रेस्पिरेशन होगा या पल्सेशन होगा तो सेल्स में जो है इन आउट मूवमेंट होता है कि बाहर से कोई चीज है, पदार्थ है, गैसेस रूप में या किसी और रूप में कोशिका के अंदर आता है, और कोशिका के अंदर का पदार्थ बाहर जाता है। तो इस तरीके से जब भी कोशिकाओं के अंदर इन एंड आउट मूवमेंट चलता रहता है तो इसी को हमने पल्सेटिंग सेल्स कहा। तो ये जो पल्सेशन हो रहा है कोशिकाओं के अंदर, इसी को ब्रीदिंग कहा या इसी को रेस्पिरेशन कहा। तो प्लांट ऑर्डर के अंदर अगर ध्यान से समझें तो फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, या फिर कह सकते हैं कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन, और इसके अलावा रेस्पिरेशन, ये एक्टिविटीज प्लांट ऑर्डर में देखने को मिलती है। अब जैसे जब भी प्लांट्स में फॉर्मेशन की बात करता हूँ, इसका मतलब जैसे प्लांट्स में नई पत्तियां बनती हैं तो कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, है ना, और टिश्यूज बनाती हैं, तो टिश्यू फॉर्म हुआ। फिर टिश्यूज आपस में एग्रीगेट होते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे पत्ती बनी तो पत्ती एक ऑर्गन है, फ्रूट बना, फ्रूट एक ऑर्गन है, इस तरीके से। तो प्लांट्स में जो ना ये सब बनता रहता है, पत्तियां बन रही हैं, फल बन रहे हैं, ब्रांचेस बन रही हैं, ये सब प्लांट पार्ट्स हैं, प्लांट के ऑर्गन्स हैं। फिर जब ये पार्ट बन जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, फिर इनमें एक समय के बाद डिफॉर्मेशन या डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। तो जो चीज़ बनी है वो डिकम्पोज भी होगी, डिफॉर्म भी होगी। तो ये चलता रहता है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स में कुल मिलाकर देखें तो कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड रेस्पिरेशन, ये प्लांट बॉडी में देखने को मिलता है। ये एक्टिविटीज़ जो है प्लांट ऑर्डर की एक्टिविटीज़ हुई। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब देखते हैं एनिमल ऑर्डर। तो जब एनिमल ऑर्डर को हम ध्यान से समझेंगे तो एनिमल ऑर्डर को दो पार्ट्स में हम समझेंगे, एक तो एनिमल की बॉडी और एनिमल का सेल्फ। क्योंकि एनिमल बॉडी एंड सेल्फ अर्थात जीवन, इन दोनों के ही संयुक्त रूप को हम एनिमल ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, तो जब एनिमल की बॉडी की बात करते हैं तो एनिमल की बॉडी तो प्राणिक ऑर्डर का हिस्सा है। तो जो काम प्लांट्स में हो रहा है, प्लांट बॉडी में हो रहा है, वही काम एनिमल की बॉडी में भी हो रहा है। तो वही क्रियाएं, वही एक्टिविटीज एनिमल की बॉडी में भी हो रही है। तो बताओ क्या हो रहा है। तो एनिमल की बॉडी में अगर ध्यान से देखें तो कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन
है ना, जिसको हम बोलते हैं कि फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन, ये तो हो ही रहा है। इसके अलावा एनिमल की बॉडी में रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो इस प्रकार से ये तो एनिमल बॉडी की एक्टिविटीज हुई, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड रेस्पिरेशन। अब हम एनिमल के सेल्फ को देखते हैं। तो जब एनिमल के सेल्फ को देखते हैं तो आपके कंटेंट में बताया गया है कि एनिमल के सेल्फ में जो है एज्यूमिंग की एक्टिविटी हो रही है। कहने का अर्थ है कि जो एनिमल्स हैं दे मेक एजम्पशंस, और जैसे उनकी एजम्पशन होती है उसी प्रकार से वो रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आपके घर में कोई स्ट्रेंजर आ जाए, आपने एक मान लिया एक डॉग आपने पाल रखा है, और आपके घर में कोई स्ट्रेंजर अजनबी आ जाए, तो जब अजनबी आता है तो आपका जो डॉग है वो उस अजनबी पर भौंकता है, स्ट्रेंजर पर भौंकता है। लेकिन अगर वो अजनबी आपके घर में कुछ दिन रुक जाए तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा डॉग है अब वो उस अजनबी पर नहीं भौंकता। तो ऐसा इसलिए हुआ कि अब जो उस डॉग की एजम्पशन है उस अजनबी के प्रति बदल गई, कि वो रोज देख तो रहा ही है इस चीज को, अपने सामने उसको देखता है, तो एक तरीके से उसे अपना ही मान लेता है, वो ये तो अपना ही है। तो जो डॉग है उस स्ट्रेंजर को अपना मान लेता है। तो एक प्रकार की जो एजम्पशन जो है डॉग के सेल्फ में एंश्योर होती है उस अजनबी के प्रति, और एक समय के बाद आप देखो तो वो डॉग जो है उस अजनबी पर भौंकना बंद कर देता है। तो इसलिए जो एनिमल के सेल्फ में एज्यूमिंग वाली एक्टिविटी हो रही है, मानने वाली क्रिया हो रही है। और ये जो मानने वाली क्रियाएं हैं ये सेल्फ का कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो एनिमल का सेल्फ है ना, या ह्यूमन का सेल्फ है, ये उसी का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सेल्फ में ही मानने वाली क्रिया होती है। ठीक है, प्लांट्स में या जो मेटेरियल यूनिट्स हैं उनमें मानने वाली क्रिया नहीं होती, इसलिए जो है प्लांट्स में एजम्पशन नहीं होती। प्लांट्स के लिए ना कोई अपना ना कोई पराया। जैसे मान लिया पेड़ पर फल लगे, क्या प्लांट्स ऐसा करता है कि जो प्लांट का मालिक आए, जो बागीचे का मालिक है वो आए तो प्लांट अपनी ब्रांचेस नीचे को झुका दे कि मालिक फल तोड़ लो, और अगर चोर आ जाए तो प्लांट अपनी ब्रांचेस को ऊपर कर ले कि ये आपके लिए नहीं है? क्या ऐसा होता है कि ये अपना है, ये पराया है, ये मित्र है, ये दुश्मन है? क्या प्लांट्स में इतने एजम्पशन है? बताओ। तो पता चलता है कि प्लांट बॉडी में सेल्फ नहीं होता है ना, इसलिए उसमें एजम्पशन भी नहीं होती। ये एजम्पशन जो है या जो नोइंग का पोटेंशियल है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ। इसलिए जितनी भी प्राणिक ऑर्डर की यूनिट्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल की बॉडी हो या ह्यूमन की बॉडी हो, या प्राणिक ऑर्डर के अलावा जो मेटेरियल ऑर्डर है वो यूनिट्स हो, इन सभी में मानने वाली क्रिया नहीं होती। मानना शुरुआत वहां से होगी मानने की जहां सेल्फ देखने को मिलेगा। तो जहां सेल्फ है वहां ये मानने वाली क्रिया या फिर जानने वाली क्रिया होती है। तो एनिमल के सेल्फ में तो मानने वाली क्रिया होती है ना, लेकिन ह्यूमन के सेल्फ में मानना भी है और जानना भी है, नोइंग भी है, नीड टू नो भी है, थिंकिंग एबिलिटी भी है, लॉजिकल एबिलिटी भी है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके अलावा कि एनिमल के सेल्फ में जो है सिलेक्शन और टेस्टिंग की क्रिया हो रही है, कि जो एनिमल है वो फूड का सिलेक्शन करता है ना, क्योंकि फूड की टेस्टिंग, फूड का आस्वादन उससे बना हुआ है, उसके सेल्फ में बना हुआ है। तो उस आस्वादन के आधार पर जो एनिमल है फूड का सिलेक्शन करता है अपने शरीर को बनाए रखने के अर्थ में। तो सिलेक्शन अर्थात चयन, एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग का मतलब आस्वादन, कि जो आस्वादन जिस खाद्य पदार्थ का, जिस फूड आइटम का आस्वादन जानवर के या एनिमल के सेल्फ में बना हुआ है, तो एनिमल उसी प्रकार के फूड का सिलेक्शन करता है। ये क्रिया उसमें हो रही है। इसके जो ऊपर की क्रियाएं हैं, अगर ध्यान से देखें, हमने सेल्फ की एक्टिविटीज पढ़ी थी, तो जो सिलेक्शन टेस्टिंग से ऊपर वाली क्रियाएं हैं जिनको हम बोलते हैं डिजायर, थॉट्स, तो ये डिजायर की और जो थॉट्स की जो एबिलिटी है, थिंक करने की जो एबिलिटी है ना, लॉजिकल जो एबिलिटी है, ये जानवर के पास नहीं है। इसलिए आप जानवर को ध्यान से देखो तो उसको खाना देते रहो, है ना, तो वो खाना खा के आपके साथ बना रहेगा। तो जानवर को आप खाना दो, घर में जानवर पालते हैं, उसको आप खाना देते हैं, फूड देते हैं, तो वो फूड उसको मिलता रहेगा, वो आपके साथ बना रहेगा। उसमें जो लॉजिकल एबिलिटी है ना, जो थिंकिंग एबिलिटी है, वो जानवर में नहीं है। इसलिए वो इतना लॉजिक नहीं लगाता कि खाना है ना कहाँ से बन रहा है, जो खाना खा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कितने पैसे का आ रहा है, कितनी उसकी कीमत है। तो ये सारी जो एबिलिटी है, लॉजिकल एबिलिटी, ये उसमें नहीं है एनिमल के सेल्फ में। तो एनिमल के सेल्फ में केवल सिलेक्शन और टेस्टिंग की एक्टिविटीज ही हो रही है, कि वो शरीर को बनाए रखने के अर्थ में जो है, जो उसके सेल्फ में आस्वादन बना हुआ है खाद्य पदार्थ का,
उसके आधार पर वो भोजन का चयन करता है। तो जैसे गाय को देखते हैं तो गाय के सेल्फ में जो है वो घास का आस्वादन बना हुआ है, तो घास का चयन करती है ना, या जो पेड़ों की पत्तियां हैं उनका चयन करती है, क्योंकि उन्हीं का आस्वादन बना हुआ है। वो ज़्यादा चॉइस भी नहीं है, आस्वादन भी वो लिमिटेड चीज़ों का ही है, बहुत लिमिटेड रेयर चीज़ें हैं, वो लिमिटेड हैं। ऐसे ही जो है, जो शेर है उसके जो शेर के सेल्फ में जो आस्वादन है ना, उसमें जो है मांस का आस्वादन बना हुआ है, इसलिए उस प्रकार से वो भोजन का चयन करता है। इसलिए जो कहते हैं ना कि जैसे मानव क्या करता है कि भविष्य के लिए चीज़ों को बचा कर रखता है ना, ये इतना लॉजिकल एबिलिटी, ये थिंकिंग जो प्रोसेस है, ये जानवर में नहीं है। इसलिए शेर को भूख लगी, शिकार कर लिया, तो शेर ऐसा नहीं करेगा कि जानवर को मारा और गुफा के अंदर उसको वहां डाल आया, फिर दूसरे जानवर को मारा और गुफा के अंदर डाल दिया। भविष्य में मुझे कल खाना मिले ना मिले तो मैं कई सारे जानवरों को मार कर रख लूं और पूरे महीने का राशन इकट्ठा कर लूं। ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ये जानवर में नहीं है। तो भूख लगी तो अपने आस्वादन के आधार पर उसने भोजन का चयन कर लिया, शिकार कर लिया, उसको खा गया। तो इसलिए कहते हैं कि जानवर जो है केवल शरीर को बनाए रखने के अर्थ में भोजन का चयन कर रहा है। वो भोजन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ना, भविष्य में भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये जो थिंकिंग एबिलिटी है, ये एनिमल में नहीं होती। अब आगे चलते हैं, अब ह्यूमन को देखते हैं। तो ह्यूमन के अगर बॉडी को देखें तो बॉडी तो प्राणिक ऑर्डर से आई है ना। तो अगर बॉडी में देखें तो कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड रेस्पिरेशन ये चल ही रहा है। तो कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन की वजह से फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन हो रही है ह्यूमन की बॉडी में। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन भी कर रही है। तो रेस्पिरेशन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से बॉडी को एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को हम अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ में यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये बॉडी के लेवल पर जो है एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है मानव शरीर में। अब मानव के सेल्फ को देखते हैं। तो मानव के सेल्फ को ध्यान से देखें तो मानव के सेल्फ में जो है सिलेक्शन टेस्टिंग के अलावा डिजायर्स भी है और थॉट्स की एक्टिविटी भी चल रही है। तो डिजायर्स, थॉट्स, सिलेक्शन, टेस्टिंग ये सब मानव में हो ही रहा है। और इसके अलावा जानने का जो पोटेंशियल है, नोइंग का पोटेंशियल, वही मानव के अंदर है। तो नोइंग की एक्टिविटी ही मानव के अंदर हो ही रही है। जानवर के सेल्फ में नोइंग की एक्टिविटी नहीं होती है ना। एनिमल्स के सेल्फ में एज्यूमिंग की एक्टिविटी होती है, वो केवल मानता है। इसलिए जानवर को हम ट्रेन कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं फूड के द्वारा, तो वो वैसा मान लेता है। लेकिन मानव को हम फूड के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि मानव के अंदर जानने वाली एक्टिविटी भी है। कि जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हम खाना तो खा ही रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो खाना कहाँ से आ रहा है, कैसे वो खाना भविष्य में मिलेगा, उसकी योजनाएं बनाते हैं है ना। किस मौसम में कौन सा जो फूड आइटम प्रोड्यूस होता है, कौन सी फसल किस मौसम में प्रोड्यूस होनी है ना, कैसे वो उगानी है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी जलवायु होनी चाहिए, ये सारी जो जानने की नीड टू नो वाली जो एक्टिविटी है, ये ह्यूमन सेल्फ का जो है ये एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक है। एनिमल सेल्फ में ये वाली एक्टिविटी नहीं होती है। इसलिए एनिमल्स को अपने भविष्य की चिंता भी नहीं होती कि कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। सुबह गए, अपना घूमे, शिकार करा, खाना खाया, आगे। हाँ, फूड नहीं मिल रहा है, हंगर डेवलप है, तब सर्च जरूर करेंगे खाने के लिए। ध्यान से देखें तो कोई भी जानवर अपने लिए चीज़ों को स्टोर नहीं करता कि 1-2 महीने का कोटा इकट्ठा कर लिया, पूरा जोड़ लिया है, क्योंकि ये जो लॉजिकल एबिलिटी है ये एनिमल के पास नहीं है। ठीक है। तो ह्यूमन के सेल्फ में देखें तो डिजायर्स, थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस, सिलेक्शन, टेस्टिंग, नोइंग, एज्यूमिंग, ये सभी क्रियाएं जो है ह्यूमन सेल्फ में देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर किसी यूनिट को समझना है, उस यूनिट को हमें क्रिया के रूप में समझना पड़ेगा। अर्थात हर यूनिट में जो है क्रियाएं हो ही रही हैं, तो उन क्रियाओं के द्वारा ही हम उस यूनिट की रियलिटी को समझ पाते हैं। ठीक है बेटा। तो आज मैंने ये आपको चारों ऑर्डर की एक्टिविटीज समझाई। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा।